स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे चैनल पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम सुप्रीम कोर्ट के परिसर में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज मलिक साहब। देश में अभी एआई समिट चल रहा है, बहुत सारी खबरें आ रही है, यूजीसी को लेकर बवाल चल रहा है और भी तमाम मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमने जो है बलराज सर से समय मांगा। सर सबसे पहले तो आपने समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे यूजीसी कानून को लेकर? जिस प्रकार से यूजीसी पर पूरे देश में विवाद बढ़ा हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, यूजीसी वाले रेगुलेशन पे पूरे देश को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि शोषण के खिलाफ रेगुलेशन है ये। किसी के साथ भेदभाव अगर किया जाए एक नागरिक के साथ भी, वो भी देश को स्वीकार्य नहीं, लोकतंत्र में वो ठीक नहीं। तो इसलिए इसका स्वागत करना चाहिए था। इसमें डरने की कोई बात ही नहीं थी। किसी की कोई झूठी एप्लीकेशन या कंप्लेंट करता तो उसके खिलाफ कानून में पहले से ही प्रावधान हो जाता। इसको एक तरह से कुछ लोगों ने अपने विरोध में माना कि पता नहीं हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, हमें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात थी, चोर के मन में मोर। जिन लोगों की मानसिकता शोषणकारी है या आज भी शोषणकारी मानसिकता से ग्रस्त है, उन लोगों को डर लगा और उन्होंने ही हो हल्ला किया। और सुप्रीम कोर्ट ने चंद लोगों की वजह से इस केस को एक तरह से स्टे कर दिया। दैट वाज टोटली रॉन्ग एज पर मी। कॉन्स्टिट्यूशन को जानने वाला समझने वाला कोई भी वकील नागरिक इस बात को गलत बताएगा, और मैं क्योंकि इसको ये गलत था, इस तरह से इतना जल्दबाजी हड़बड़ाहट में कोई भी ऐसा केस नहीं आया जहाँ इसका मिसयूज हो रहा हो। मिसयूज होता है तो बहुत सारे केसेस के अंदर इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है ताकि कोई उसका मिसयूज ना कर पाए। फैमिली लॉ का, डाउरी एक्ट का कितने लोगों ने दुरुपयोग किया देश के लोगों ने, उसमें कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं था। कोई SC ST OBC या सो कॉल्ड जो भी अपने आप को इससे अलग मानते हैं, वो सब लोगों ने मिसयूज किया। देश के लोग सारे सिटीजन अंदर खाने, उनकी वैचारिकता या मानवता के आधार पर तो पूरी मानव जाति एक है। जब वो गलत काम भी करती है तो उसका मिसयूज सब लोग करते हैं, कोई खास जाति खास वर्ग नहीं करता। उसका इलाज हो सकता था। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। भारत में आए दिन हम देखते हैं जब अपराध होता है, सच में वास्तविक रूप में अपराध हो जाता है, तब थाने में FIR लिखाने में कितनी समस्या होती है। कई बार कोर्ट तक लोगों को जाना पड़ता है। ऐसे में ये सवाल कितना वाजिब है कि इसके कारण हमारे ऊपर झूठी FIR हो? नहीं, तो झूठी FIR तो होने का मतलब ही नहीं था इसमें। इसमें तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही कंप्लेंट होती है, वो कोई FIR नहीं थी। इसमें FIR का प्रोविजन नहीं था इसके अंदर। ये तो डिपार्टमेंट के अंदर कंप्लेंट की बात थी, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट के अंदर कंप्लेंट की बात थी। FIR तो थी नहीं, ये बहाना बनाया गया। और इससे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट कुछ वर्ग का ध्यान रख के इस चीज पे स्टे किया है। पूरे देश की भावना का, जन भावना का उल्लंघन किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने, और ये सही काम नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पे बार बार आरोप भी लगते हैं। बहुत बार वो आरोप बिल्कुल सही हैं, सही होते हैं। और मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की मानसिकता में बहुत सारे जज ऐसे हैं जो वर्णवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। उनके फैसले या उनका सोचने का तरीका उस तरह का है जो कि गलत है। इसीलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रतिनिधित्व हर समाज से होना चाहिए। और एक तो बहुत बड़ी विडंबना की बात है, आज तक आदिवासी समाज से तो कोई जज ही नहीं बना। मुझे नहीं लगता हाई कोर्ट में भी कोई बना है। तो इतना सारा इस देश के अंदर, इससे पता चलता है ये देश सबको साथ लेके चला है कि नहीं, ये देश संविधान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा। इससे पता चल रहा नहीं चल रहा, चलाने की जरूरत है। संविधान देश के अंदर मानवीय व्यवस्था की स्थापना की बात करता है, किसी को प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्री या चीफ जस्टिस, जज बनाने के लिए नहीं करता। ये तो सारे के सारे प्यादे हैं मानवीय व्यवस्था को चलाने के लिए, उसको दुरुस्त रखने के लिए। ये प्यादे से ज्यादा नहीं है। ये अपने आप को शहंशाह समझ बैठे हैं और देश की जनता भी बहुत सारी इनको शहंशाह समझ लेती है। ये बहुत गलत बात है और गलत रास्ते पे देश चल रहा है। जनता के वर्ग में एक बड़ा सवाल सा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सारे महत्वपूर्ण मसले अटके पड़े हैं और मात्र 3 दिन विरोध होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, उसके बाद जो है स्टे लगा दिया जाता है। तो इस पे आपकी क्या राय है? इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको जो गोदी मीडिया है, उसके आधार पे तो कोर्ट को चलना नहीं चाहिए, ना देश को चलना चाहिए। वो तो गुमराह करने वाला मीडिया है। ये सारे के सारे तो एक तरह से सत्ता में बैठे रहने की ललक जिन लोगों को है, जो देश को मूर्ख बना के डेमोक्रेसी का नाम लेके, डेमोक्रेसी में जिनका विश्वास नहीं, वही लोग मीडिया को गोदी मीडिया बनाते हैं। और ऐसा ही मीडिया जो धन पैसा कमाने के लिए गोदी में बैठ जाता है, तो ये दोनों देश के लिए खतरनाक है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है एक तरह से,
ये बिल्कुल गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान के खिलाफ है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कह दी है, थोड़ा कि पत्थर की लकीर हो गई है। अगर असंवैधानिक है तो अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाना तो आदमी कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक होगा तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा सकते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर, रिव्यू ऑफ द ऑर्डर, और इवन रेफर द केस टू ए बिग बेंच, हायर बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कि भाई आपका फैसला गलत है, ये हमें स्वीकार्य नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसके लिए ज्यादातर जाना तो चाहिए था सरकार को, सरकार भी नहीं जाती, जो इफेक्टेड लोग हैं। सरकार तो चुप रह गई। जो सरकार चुप रहने का ये मतलब थोड़ा है कि सरकार चुप रहेगी तो देश तमाशा देखता रहे। तो दूसरे लोगों को जो इससे प्रभावित हैं, जिनका शोषण हो रहा है, जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, उन लोगों को एप्लीकेशन लगानी चाहिए बड़े बेंच के लिए कि आपका फैसला बिल्कुल गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये इक्वालिटी के आधार पर नहीं है, ये बाइस्ड है, और उनको अप्रोच करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 2 जज 3 जज ही फाइनल थोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में तो टोटल इस देश को जब जरूरत पड़ेगी पूरे टोटल के टोटल जज भी इकट्ठे बैठ के कोई बड़ा फैसला, गलत फैसले को रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि बलराज सर ने बताया कि अगर कोई फैसला गलत लगता है किसी को तो संवैधानिक की बेंच में ये मामला भेजा जा सकता है। सर एक सवाल और हो रहा है कि अब जनता के एक वर्ग में ये भी चल रहा है कि जहां सरकार के कई समर्थक जो दबाव समूह ग्रुप होते हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, या पार्टियां भी हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या यूजीसी एक रोड़ा बन चुका है? क्योंकि यहाँ पे तो कास्ट वाली बात हो रही है। नहीं, यूजीसी कैसे रोड़ा बनेगा, क्या आप कहना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि यूजीसी जो आया तो उसमें समाज में 2 फाड़ हो गया। एक तरफ जो है आपको सामान्य वर्ग के लोग हैं जो जिनको सवर्ण समुदाय कहा जाता है, दूसरी तरफ SC ST OBC के लोग हैं। हालांकि दोनों ही तरफ ऐसे लोग हैं जो बिल का समर्थन भी कर रहे हैं और बिल का विरोध भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे सवर्ण विरोध में ही है यूजीसी के, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से यूजीसी को लेकर समाज में जो कास्ट को लेकर एक तरह से 2 धड़ा हो गया है, तो ये हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा भारत में? नहीं, हिंदू राष्ट्र ना बनना, ना बनाना, ना बनने देना। हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब होता है? ये मानवता का देश है, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का देश नहीं है। इसमें सब फ्री हैं अपने अपने रिलीजन के हिसाब से एक्टिविटी करने के लिए। रिलीजन का काम है मानवता को जोड़ना। जो मानवता को नहीं जोड़ पा रहे या नहीं जोड़ सकते वो रिलीजन नहीं है, वो देशद्रोही है। रिलीजन का काम है मानवता को अच्छे रास्ते पे ले जाना, फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देना और पूरी मानव जाति को जोड़ना, ग्लोबल विलेज बनाना रिलीजन का काम है। और कोई काम, हिंदुत्व का काम तो एक खास वर्ग को जोड़ के सत्ता की प्राप्ति का एक षड्यंत्र है। इसमें हिंदू भी जो मेजोरिटी के लोग हैं, इस हिंदुत्व से उनका कोई सरोकार नहीं। ये जो हिंदुत्व की बात करें, जिस हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, ये वर्णवादी लोग हैं, वर्णवादी मानसिकता के लोग हैं। वर्णवादियों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए, बरकरार रखने के लिए ये सारा षड्यंत्र है। बलराज सर, यूजी से ही जुड़ा हुआ एक मसला है कि जिस दिन अभी कुछ दिन पहले ड्यू कैंपस में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था और वहाँ पे आपस में जो है विद्यार्थियों के 2 समूह झड़प हो जाती है, मामले थाने तक पहुँच जाते हैं और थाने के आगे फिर से एक बार नारा लगता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। और थाने के अंदर जो है, देश की राजधानी दिल्ली है और वहाँ थाने में जो है लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको रेप थ्रेट दिया जाता है और उनके साथ पूरी बदतमीजी होती है। तो जहां देश की राजधानी है, जहां कुछ ही दूरी पर जो है सेवा तीर्थ है, जो PMO जिसका नाम अब सेवा तीर्थ कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट है, उस देश की राजधानी के थाने में ये सब हो रहा है। तो ये क्या स्थिति है, इसको कैसे आप बोलना चाहेंगे? इससे पता चलता है लॉ एंड ऑर्डर और कानून की व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिनकी है, उनको कितना नपुंसक बना दिया गया है। वो किसके हाथ में खेल रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके ऊपर दबाव है, वो मदारी के बंदरों की तरह बना दिया गया पूरे सिस्टम को। इसलिए देश को जागरूक होना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा देश के लोगों को। इसलिए इन लोगों के भरोसे रहने की कतई जरूरत नहीं है। इसे साबित होता है ये जो एजेंसियां हैं, पुलिस हैं, तो पुलिस के सामने ही कोई इस तरह के अभद्र नारे, गैरकानूनी नारे, देशद्रोही नारे लगा रहा हो और इतने लोगों को पीटने की बात कर रहा हो, उन पर कार्रवाई ना करना उसी थाने के अंदर जिसमें गवाह खुद पुलिस है, तो इससे ज़्यादा नपुंसकता की बात क्या होगी। ये देश के साथ गद्दारी है और देश का जो माहौल इस तरह का हो रहा है, उससे पता चलता है कि देश पे ये कब्जा है, देश के सिस्टम को रौंद दिया है, देश के सिस्टम को नपुंसक बना दिया गया है। अब लोगों को खुद खड़ा होना चाहिए, लोगों को ज़्यादा इस तरह के सरकारों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी, अपनी सुरक्षा की, अपने भाईचारे की खुद भी लेनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता? क्योंकि वीडियो जो है वायरल है सोशल मीडिया पे पूरी तरह से, और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे जो डीयू की छात्रा हैं उनको रेफरेंस दिया जा रहा है। जान से गलत है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये तो एविडेंस है, इसके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए और सबको कानून का सामना करना चाहिए। सर एक और मामला है, अभी दिल्ली में जो है एआई समिट चल रहा है 5 दिनों का, बड़े सम्मान की बात है भारत के लिए, लेकिन इसी में एक मसला आया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, जिसमें कि उन्होंने एक रोबोटिक डॉग जो है अपना बताकर, जो कि दूसरे देश का था, चाइना का था, उसको बताकर पेश कर दिया। हालांकि अब उनका स्टॉल खाली करा लिया गया है और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, लाखों की फीस लेती है और इस तरह की हरकतें पाई जाती, क्या उनकी मान्यता रद्द नहीं की जानी चाहिए? बिल्कुल मान्यता रद्द करनी चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। देश के लिए ये अपमान की बात है। झूठ बोलना एक तरह से किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वायलेशन भी है। कई तरह के इसमें अपराध बनते हैं, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए यूनिवर्सिटी पे। इस तरह से लाल किला बम ब्लास्ट में कुछ लिंक ढूंढ के इन्होंने, कोई यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, उसका नाम भी शायद कोई मुस्लिम नाम से है, उस पर इन्होंने कार्रवाई की है और कुछ नोटिस दिए हैं। पता नहीं अभी तक उसका एफिलिएशन रद्द किया कि नहीं, वो मुझे मालूम नहीं है, मगर उसी तरह की कार्रवाई, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक मामला सरेआम सामने है, सबके सामने, छवि खराब हुई, सबके सामने है। और ऐसी समिट के अंदर ऐसा दुस्साहस करना, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं कार्रवाई की तो इससे पता चलता है देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है और देश में सिस्टम ऑफ लॉ नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, कानून के सामने सब बराबर नहीं है, धींगा मुश्ती चल रही है। और जो लोग ये इस तरह की धींगा मुश्ती में शामिल हैं, चाहे वो सत्ता में बैठे हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे अफसर जिम्मेदार लोग हों, वो सारे के सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम में शामिल हैं, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे, अभी श्रीलंका में नई सरकार बनी है और उन्होंने एक चुनावी वादा किया था। चुनाव के दौरान वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमारा, उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सांसदों को जो है पेंशन देने की जो सुविधा है वो खत्म कर देंगे। वो श्रीलंका में उन्होंने कर दिया। क्या भारत में हम कभी ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो है एक बहुत बड़ी राशि जो है विधायकों और सांसदों को पेंशन के तौर पे दी जाती है, क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है या किया जाना चाहिए? तुरंत किया जाना चाहिए। भारत में किसी को भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, किसी सबकी पेंशन बंद करने देनी चाहिए। जनप्रतिनिधि बनने के लायक वही आदमी है जो कमा के खाता हो, जो कमा के खा सकता हो, जो कमा के अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हो। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जनप्रतिनिधि होने की। अगर वो कोई आदमी ऐसे ही कोई भिक्षा पे, कोई भूखा रह के, कोई सन्यासी हो के और जो अपनी जिम्मेवारी वहन नहीं कर पाते और फिर बाद में उसी बात का ढोंग करके राजनीति में आना चाहते हैं या पेंशन के भरोसे रहना चाहते हैं, वो बिल्कुल गलत काम है, एक तरह से अमानवीय है। जो आदमी अपना खुद का भरण पोषण अपने परिवार का नहीं कर सकता, वो देश के लिए खतरनाक लोग हैं। इसलिए देश के सभी लोगों को सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अपना अपने परिवार का भरण पोषण वो सीखें, उसमें वो एक्सपर्ट हों, तभी जाके वो जनता के कामों के लिए जनप्रतिनिधि बनने के लायक होते हैं। ये कंडीशन होनी चाहिए। इसलिए किसी को कोई पेंशन नहीं, पेंशन खत्म करनी चाहिए। हम सैल्यूट करते हैं श्रीलंका के लोगों को, वहाँ की पार्लियामेंट को जिन्होंने, और वहाँ की उस पॉलिटिकल पार्टी को जिन्होंने ये मुद्दा सामने लाए। इस देश में ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे इसी तरह परिवार, एक ही परिवार के लोगों को ये क्यों, क्योंकि पेंशन मिलना और ये मिलना, उनकी निगाहें इस तरह की होती है। सब अपना काम करें, अपने मेहनत से अपने घर का भरण पोषण करें, खाली समय में, एक्स्ट्रा समय में जिसके पास हो जनसेवा का, जिसको इंटरेस्ट हो, वो जनप्रतिनिधि बने और उन्हीं को जनप्रतिनिधि बनाया चाहिए। देश के अंदर सारी पेंशन तुरंत प्रभाव से रोक लगानी चाहिए और अभी ये कानून बन जाना चाहिए और सारी पॉलिटिकल पार्टी को डिमांड उठानी चाहिए, सर्वसम्मति से ये पार्लियामेंट में पास हो जाना चाहिए। सर एक और मसला है जो पूरे विश्व में अभी वो काफ़ी प्रमुखता से वहाँ के अखबारों में और मीडिया में छाया हुआ है। एपस्टीन फाइल का नाम आपने सुना होगा, जो एपस्टीन रहे हैं, तो एपस्टीन से कई लोग मिले और बाहर के देशों में जो मंत्री लोग हैं वो उनके इस्तीफे भी हुए, लेकिन भारत में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती। भारत में हम देखते हैं कि पिछले 10-12 सालों के दौरान ऐसा लगातार हुआ है कि कोई भी मंत्री और किसी मसले में, किसी समस्या में फंसता है तो इस्तीफा नैतिकता के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होता। यहाँ जो अभी भारत सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि वो जो है एपस्टीन से मिले थे, उसके बाद भी यहाँ पे इस तरह की जो है इस्तीफे नहीं होते। इस पर क्या कहना चाहेंगे? खास तौर पर भारत का वैसे ही ग्राफ मोरालिटी में, नैतिकता में सबसे गिरावट पे है दुनिया के देशों में। यानी यहाँ के पॉलिटिकल लोग सबसे गिरे हुए मानसिकता के लोग हैं, सबसे गिरे हुए नैतिकता के लोग। इससे ये साबित होता है और ये
हकीकत दिखाई दे रही है। और ख़ास तौर पे कांग्रेस में भी हमने देखा था, जब ताज होटल मुंबई में हमला हुआ था, आतंकवादी हमला, तो गृह मंत्री खाली अंदर चला गया था शिवराज सिंह पाटिल की बात प्रेस के सामने। प्रेस ने उसको देख लिया, फिर उसे जवाब नहीं दिया, तो अंदर कपड़े बदल के आया, तो वही खबर बन गई और इस्तीफा देना पड़ा था। तो इसका मतलब ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में बीजेपी से ज़्यादा नैतिकता है, या पोजीशन में बीजेपी ने तो नैतिकता का तार तार कर दिया है। दुनिया में अगर नैतिकता के मामले में जाएंगे तो बीजेपी का सबसे नीचे गिरा हुआ सत्र आपको मिलेगा। पॉलिटिक्स में जितने नेता हैं दुनिया के, उन सब का इंडिविजुअल डाटा इकट्ठा कर लीजिए, उनके कर्मकांड इकट्ठे कर लीजिए, और फिर किसी ने इस्तीफा दिया, किसी ने देश से माफ़ी मांगी, किसी ने नहीं मांगी, या कौन लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, और ऐसे मामलों पे भी इस्तीफे ना देने की ना दिलाने की जो बात करते हैं, उसने देश की छवि को पूरी दुनिया में और भी गंदा किया है। और इसीलिए भारत का नाम नैतिकता में सबसे निचले स्तर पे आता है। नैतिक गिरावट का देश हो गया है ये देश। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करियर तबाह नहीं करना चाहता। हाँ बिल्कुल, उसने इसका मतलब इस बात का जवाब नहीं दिया। किसी देश का प्राइम मिनिस्टर सरेआम या किसी के बाप पे ये बात करे, या किसी के भाई पे, या किसी के हस्बैंड पे, कोई आदमी पड़ोसी ये कहे कि मैं वो बात बता के इसका तबाह नहीं करना चाहता, तुम्हारी गृहस्थी, तुम्हारा प्रोफेशन, तुम्हारा धंधा, तो उस घर में तो शांति नहीं हो सकती। वो घर की पत्नी उससे पूछेगी बताओ क्या बात है, नहीं बताओगे तो अब गृहस्थी गड़बड़। यहाँ पे पूरा देश भी उसी तरह से नैतिकता की गिरावट की तरफ पहुंचा दिया इन लोगों ने कि देश भी मांग नहीं कर आ रहे हो, तुम्हारे अंदर कौन सा नंगापन तुमने किया है, कौन सा भ्रष्टाचार तुमने किया है, कितने गंदे लोग तुम हो कि एक आदमी दूसरे देश का राष्ट्रपति इतने दूर बैठा हुआ ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा पॉलिटिकल करियर बर्बाद नहीं करना चाहता। यानी तुमने वो सारे काम किए हैं कि तुम्हारा पॉलिटिकल करियर बर्बाद होना चाहिए, तुम पॉलिटिक्स के काबिल नहीं हो, और फिर भी वो ऐसा करके तुम्हें ब्लैकमेल करता है और तुम चुप रहते हो। ऐसे साइलेंट रहने वाले प्राइम मिनिस्टर को देश में रखना, उसका इस्तीफा नहीं मांगना, ये अपने आप में नागरिकों का अपने प्रति अपराध है, खुद के प्रति। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। अभी तो आपने जो बात कही कि राजनीतिक करियर तबाह करने की बात डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, लेकिन 78 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किरण रिजिजू जो कि भारत सरकार में मंत्री हैं, विपक्ष के नेता जो हैं राहुल गांधी, उनको देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रहे हैं। आज तक भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष के नेता को राष्ट्रीय खतरा बताया जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? इन लोगों को तो अपन लीडरशिप के काबिल ही नहीं मानते। ये सारे के सारे पढ़ा हुआ नोट आता है इनके पास, उसको इनको पढ़ना होता है, जो उसको नहीं पढ़ता उसका इस्तीफा हो जाता है। इनकी डीपी पे देख लो आप, इनकी डीपी पे क्या क्या लगा रहता है, किस तरह की फोटो लिखा होता है, किस तरह की फोटो, किस तरह की बातें लिखी रहती हैं। ये सारे के सारे एक तरह से अंधभगत हैं और इनमें कोई लीडरशिप की कोई क्वालिटी नहीं। और इसी तरह के जैसे मदारी भी उस तरह के बंद रखना चाहता है, जो शरारत ना करे, उसके इशारे पे डांस करे और उसके इशारे पे काम करे, तभी वो उसके लिए लाभदायक है। तो यहाँ ना तो डेमोक्रेसी है इस पार्टी में, ना डेमोक्रेसी को मानने वाले या सोचने वाले, विचार करने वाले लीडर हैं। मतलब भारत एक नाम का लोकतंत्र बना हाँ, है। जितने भी आप देखेंगे इस पार्टी में जितने मिनिस्टर हैं, नाम के हैं, नाम के, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है पॉलिटिक्स का, जिनको संविधान का भी ज्ञान नहीं है, जिनको आत्मसम्मान का भी वो नहीं है, जिनके अंदर मानवीय गरिमा नहीं है, वही आदमी इस तरह के बचकाने बयान दे सकता है। और वो उसका क्या जिक्र करें? ही इज नॉट लीडर, ही इज जस्ट लिखी हुई बातों को बोलने वाला आदमी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए सर, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे बलराज मलिक, और उन्होंने जिस तरह से हर मुद्दे पे राय रखी है, आप भी अपनी राय जरूर रखें, कितना सही और कितना गलत है। जहां तक कि श्रीलंका में सांसदों का जो है आप देख सकते हैं कि उनका पेंशन बंद कर दिया गया है, क्या भारत में ये चीज़ होगा? और भारतीय इतिहास में 75 वर्षों से ज़्यादा स्वतंत्र हो चुका है अपना भारत, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सबसे बड़ा राष्ट्रीय खतरा बताया है किरण रिजिजू ने। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।